हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12 का फिजिक्स पढ़ रहे जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क। बैक ईएमएफ, इसके पहले आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा है ना, ठीक है, एंड बैक टॉर्क, ठीक है। तो ईएमएफ कैन बी जनरेटेड इन अ सर्किट इन डिफरेंट वे। तो ईएमएफ को अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। पिछले क्लास में बताया था, मैग्नेटिक फ्लक्स कट करके, या कोई सर्किट के पास मैग्नेट लाके या दूर ले जाके ना, उससे ईएमएफ हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ईएमएफ कैन बी जनरेटेड इन डिफरेंट वे, जनरेटेड इन डिफरेंट वे, डिफरेंट वे। नेक्स्ट क्या है? इन अ बैटरी इट इज द केमिकल फोर्स विच गिव राइज टू ईएमएफ। तो अगर बैटरी है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, वो इंड्यूस करता है ईएमएफ, ठीक है। तो ये तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ईएमएफ प्रोड्यूस करना हो गया, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया हो ना। इन अ बैटरी इट इज केमिकल फोर्स which gives rise to EMF, बराबर है। थर्ड पॉइंट देखो, इन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मैकेनिकल प्रेशर। तो जो घड़ी होता है ना, जिसमें अपने आप से वो आवर हैंड का घूमता है, मिनट हैंड का, उसमें क्रिस्टल यूज करते हैं, उसका नाम है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। इन पीजो क्रिस्टल, इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लिखता हूं, इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर, इसमें मैकेनिकल प्रेशर जनरेट्स ईएमएफ, ईएमएफ, ठीक है। तो देखो अलग अलग तरीके से ईएमएफ हम लोग जनरेट कर रहे हैं, बोला ना डिफरेंट वे से कर सकते हैं। तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन से होता है, वॉच के अंदर जो होता है पीजो इलेक्ट्रिक, वो मैकेनिकल फोर्स के थ्रू ईएमएफ जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इन अ थर्मोकपल इट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। इन अ थर्मोकपल इट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट, जनरेट ईएमएफ, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ईएमएफ इन द सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे और पॉइंट लिखना, तो लिख लो टेम्परेचर ग्रेडियंट विच इज रिस्पॉन्सिबल, which is responsible for producing EMF, producing EMF in a circuit containing junction of two metallic wire, टू मेटेलिक वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी इंसिडेंट लाइट अबव अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। तो थर्मोकपल में टू मेटेलिक वायर के थ्रू कनेक्ट करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, वो ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट केस क्या है? इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इंसिडेंट लाइट above a certain frequency is responsible for producing EMF, ठीक है।
तो फोटो इलेक्ट्रिक में इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए. इन अ बैंड डे ग्राफ जनरेटर इलेक्ट्रॉन्स आर लिटरली लोडेड टू कन्वेयर बेल्ट एंड स्वीप लॉन्ग क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस. तो देखो ये जनरेटर पढ़ाया था ना, बैंड डे ग्राफ जनरेटर, वन डे ग्राफ जनरेटर, electrons are laterally loaded into a conveyor belt and swept along to create a potential difference. ठीक है, यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ो. हाँ, अभी देखो बैक ईएमएफ में नेक्स्ट पॉइंट ईएमएफ कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे पहले. तो नेक्स्ट है जी, अगर जनरेटर यूज करेंगे तो भी ईएमएफ क्रिएट करता है. तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, अ जनरेटर यूटिलाइजेस द movement of wire through a mechanical field, through a magnetic field. ठीक है, टू प्रोड्यूस मोशनल ईएमएफ स्लैश करंट थ्रू अ सर्किट. ठीक है, तो जनरेटर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है और ईएमएफ जनरेट होता है. ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया. नेक्स्ट है फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर एंड मोटर इज प्रैक्टिकली द सेम. ठीक है, इफ अ डीसी मोटर इज कनेक्टेड टू बैटरी इट runs as a motor. If a motor is turned by external means it behaves as a generator. ठीक है, तो ये क्या मैग्नेटिक फ्लक्स को ही कट करता है. बाय लेन्स लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल टेंड्स टू अपोज द चेंज व्हिच कॉजेज इट. तो लेन्स लॉ यही बोलता है ना कि अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसको ये क्या करेगा, अपोज करेगा. लेन्स लॉ इंड्यूस्ड EMF will tend to oppose change which causes it. तो बैक EMF जनरेटर भी क्रिएट करता है क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है ना, तो इंड्यूस्ड EMF होता है. दूसरा तरीका है लेंज लॉ. क्या बोला था कि अगर इंड्यूस्ड EMF हो रहा है तो लेंज लॉ उसको अपोज करता है. अपोज मतलब तू आगे बढ़ोगी तो लाइफ में कोई पैर खींचने वाला दुश्मन रहेंगे ना, उसको लेंज लॉ बोलते हैं. समझा ना. तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, इन द प्रेजेंट केस द कॉज इज द करंट थ्रू द आर्मेचर. तो ये जब अपोज करता है तो करंट इंड्यूस्ड हो जाता है किसके थ्रू, आर्मेचर के थ्रू. तो लिख लो, इन प्रेजेंट केस cause is the current through the armature. ठीक है, नेक्स्ट है therefore induced EMF will tend to reduce the armature current. तो therefore induced EMF will tend to reduce armature current.
करंट, ठीक है. इंड्यूस्ड ईएमएफ विल which is unavoidable due to generator action in a motor is called back EMF. तो ये जो रिड्यूस कर रहा है आर्मेचर के करंट को, उसी को हम लोग बैक EMF बोलते हैं. समझा ना? बहुत सिंपल है. जितना वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज मिलता है ना तुझे, तो वो जो वोल्टेज का गैप है उसी को बैक EMF बोलते हैं. समझा? सिंपल है. ये इंजीनियरिंग में भी है, फर्स्ट ईयर में, याद रखना. तो बैक EMF क्या होगा? इंड्यूस जो EMF होता है उसका वैल्यू कम मिलता है मुझे, ठीक है, क्योंकि वो रिड्यूस कर देता है ना लेंज लॉ के अनुसार, तो उसको हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं. तो लिख लो. तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज अनएवॉइडेबल ड्यू टू generator action in a motor is called back EMF. ठीक है, तो उसको बैक EMF बोलते हैं. इनिशियली व्हेन अ मोटर इज जस्ट स्टार्टिंग अप, आर्मेचर इज नॉट टर्निंग एंड हेंस इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी बैक. एज द मोटर स्टार्ट स्पीडिंग अप, बैक EMF इंक्रीजेस, आर्मेचर करंट डिक्रीजेस. तो जैसे पूरा मोटर घूमने लगेगा तो EMF इंड्यूस हो जाता है ना, तब जाके बैक EMF स्टार्ट हो जाता है. तो एज मोटर स्टार्ट्स स्पीडिंग अप बैक EMF generated, back EMF increases and armature causes current decrease. ठीक है. This explains the reason why S2 current through a motor is larger than the motor is running at high speed. चलो ये लिख लो. तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर. इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर. ठीक है. तो इसके लिए पहले एक डायग्राम बना लो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में. तो रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. प्लस लिखा हूं मतलब इनवर्ड की तरफ है, मतलब ये बोर्ड के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर. ठीक है. तो इसमें एक सर्किट बना देता हूं ABCD, जो रेक्टेंगुलर सर्किट है जो मैग्नेटिक फील्ड के पास में रखा हूं. ठीक है. इसको V वेलोसिटी से पुल करता हूं. ठीक है. इसमें से करंट फ्लो होगा जब पुल करेंगे तो I. ठीक है. और इसका लेंथ जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर X लाई कर रहा है. ठीक है. तो इसके अंदर फोर्स लगेगा F1 F2 F3. तो ये फोर्स है तुम्हारा F1, ऊपर वाला फोर्स जो है F2, नीचे वाला डाउनवर्ड फोर्स F3. ठीक है. ये इसका लेंथ जो है रेक्टेंगुलर शेप का L है. ठीक है. तो देखो कंसीडर अ लूप ABCD टेकन आउट विद कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. प्लस वाला जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, B से रिप्रेजेंट करता है. तो कंसीडर अ लूप ABCD taken out with constant velocity V. ठीक है. थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B.
as shown in the diagram. Current I is induced in the loop in clockwise direction. ठीक है, इसको ऐसे पुल करोगे तो करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा इसका. अब करंट I is induced in the loop in clockwise direction. ठीक है, एंड लूप सेगमेंट बीइंग स्टिल इन मैग्नेटिक फील्ड. तो जो लूप इसके अंदर है उसके ऊपर फोर्स जनरेट होगा F1 F2 F3. ये समझ में आया? ये जो सर्किट है ABCD, ये है तुम्हारा A, ये है B, ये है C और ये है D. ठीक है, ये ABCD आधा पार्ट देखो बाहर है ना, ये वाला पार्ट. ठीक है, और ये वाला पार्ट रिमेनिंग इनवर्ड में है. तो जो इनवर्ड वाला पार्ट है वो क्या फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है जी. तो ये पॉइंट लिखो, एंड लूप सेगमेंट बीइंग स्टिल इन मैग्नेटिक फील्ड experience force F1 F2 and F3. ठीक है, the dash line show the limit of magnetic field. ठीक है, ये dash line तो magnetic field को बताता है, वो तो बता दिया. To maintain the velocity v constant, it is required to apply an external force F so as to overcome the magnetic field in opposite direction. ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे जो इसके मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा. ठीक है, तो पावर क्या होता है जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर ना, W/T, P इक्वल टू W/T. तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है. ठीक है, तो देखो D/T को क्या लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी ना, क्या देसी का वेलोसिटी क्या होता है, D/T होता है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को बोलते हैं. तो पावर क्या मिल गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी. यहाँ तो क्लियर है. तो अगर मैं इसको सर्किट डायग्राम एक बना दूं, ऐसा रेजिस्टेंस हो गया, इसमें से E जा रहा है. ठीक है, ये आपका R हो गया, यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ P इन टर्म्स ऑफ B, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लूप. तो नेक्स्ट देखो, एज द एरिया लाइंग इन द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस thus causes a decrease in magnetic flux linked with the loop. ठीक है, जैसे जैसे इसको बाहर निकालूंगा तो ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसका एरिया कम होते जाएगा ना जी. ठीक है, तो कम मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा उसके अंदर. ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो, एज लूप is moved to right, area lying within magnetic field decreases thus causing a decrease in magnetic flux linked with moving loop. Thus magnetic flux induce the current in the loop as Len's law. ठीक है, induced current in the loop giving rise to force. तो फ्लक्स क्रिएट जो होगा वो फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होगा. तो एरिया को क्या लिख सकते हैं, L इंटू एक्स. ठीक है ना, ये इसका लेंथ और ये x जितना इसके अंदर रहेगा. ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर बताता हूँ आगे. पॉज करो.
फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया है, तो बी इंटू एल इंटू एक्स है ना, ठीक है। तो अगर एक्स का वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वैल्यू कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगा ना जी, ठीक है। तो लिख लो एज एक्स डिक्रीजेस फ्लक्स डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा, मोड ऑफ ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, बराबर है। तो ये इक्वेशन 2 में ये फर्स्ट का वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो फ्लक्स की जगह पे क्या आएगा, डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड लेंथ इनटू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बी एल एक्स बाई डी टी, तो बाहर आएगा बी एल डी एक्स बाई डी टी, तो इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ना, ठीक है। तो E इक्वल टू बी एल वी हो जाता है। तो E क्या हो जाएगा, बी एल वी, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ना, इसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई is represented on left hand side, ठीक है। and collective resistance R of the loop on the right hand side, direction is induced in the current is given by right hand rule। तो ओम्स लॉ से I इक्वल टू क्या होता है जी, V बाई R ना, तो E का वैल्यू क्या हो गया, B L V डिवाइड बाई R, ठीक है। The three segment of the current carrying loop experience the deflecting फोर्स F1 F2 F3, ठीक है। तो यहाँ पे तीन फोर्स देखो एक्सपीरियंस करता है, F1 F2 एंड F3 इन द मैग्नेटिक फील्ड लूप, ठीक है। तो इसके बारे में भी लिख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थ्री सेगमेंट ऑफ current carrying, three segment carrying loop experience deflecting force F1 F2 and F3 in magnetic field B in accordance with equation F इक्वल टू क्या आता है, I करंट इंटू L क्रॉस B, ठीक है। ये फोर्स इक्वल टू करंट इंटू L क्रॉस B होता है, ठीक है। तो फ्रॉम द सिमेट्री F2 एंड F3 बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, तो ये ध्यान से देखो, ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा फोर्स, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों इक्वल है ना जी, और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कौन, F2 एंड F3 बाय द सिमेट्री फोर्स F2 एंड F3 being equal and opposite, cancel each other. The remaining force F1 is directed opposite to the external force F. So ये अगर फोर्स F अप्लाई कर रहा हूँ, उसका ऑपोजिट क्या है, F1, तो क्या लिख सकता हूँ, F इक्वल टू माइनस ऑफ F1, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड F1 कैन बी रिटन एज, F1 क्या है, F1 इक्वल टू ILB साइन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है।
तो साइन 91 होता है, तो ये ILB आएगा F1 के बराबर। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर नेक्स्ट बता दो। तो इसका मैग्नीट्यूड लेगा तो F1 इक्वल टू I करंट लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो अभी देखो, तो F1 इक्वल टू मॉड लेंगे तो F के बराबर है, मतलब ये जो फोर्स राइट हैंड साइड से पुल कर रहा हूं ये F1 के बराबर है ना, समझा? क्या नाम है इसका? ये F1 जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स है, ये एक्सटर्नली मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये वायर को खींच रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, समझा? तो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, याद क्लियर है? तो देखो I का वैल्यू क्या आया जी अपना, यहाँ से कैलकुलेट किया तो ऊपर कैलकुलेट किया था ना, क्या आया था बताओ? I इक्वल टू E बाई R था, E का वैल्यू क्या आया था? BLB ना, BLB डिवाइड बाई R, ये बराबर है। तो देखो F इक्वल टू अभी क्या आया? ILB, देखो यहाँ पे लिखा हूँ, बराबर ना? तो ये इक्वेशन से I का वैल्यू इसके अंदर डाल दो, मान लो सेकेंड इक्वेशन ये फर्स्ट है, तो इसका वैल्यू इसमें डालेंगे, तो F इक्वल टू I के जगह पे क्या आएगा? BLB डिवाइड बाई R इंटू L इंटू B, ये समझा? लुई विटॉन। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? L स्क्वायर B स्क्वायर V बाई R, बराबर ना? ये हो गया तुम्हारा फोर्स का वैल्यू। तो पावर क्या होता है? पावर अभी प्रूफ किया था, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है? तो P इक्वल टू F का वैल्यू क्या है? L स्क्वायर B स्क्वायर इंटू V डिवाइड बाई R, समझा? देखो ये इसमें आता है ना, L स्क्वायर B स्क्वायर इंटू V बाई R, तो ये V इंटू V क्या हो जाएगा? V स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये तुम्हारा पावर का वैल्यू मिल गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। If the current is flowing in the closed circuit with collective resistance, the rate of production of heat energy in the loop is given by, तो ये आपका पावर का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? चलो ये लिख लो, बस इतना ही प्रूफ करना था अपने को। तो चैप्टर खत्म। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे जी ईडी करंट। नेक्स्ट है टॉपिक ईडी करंट। तो ईडी करंट क्या होता है? सपोज द कंडक्टिंग लूप ऑफ फिगर ए कितने बनाया? तो पहले तो ये डायग्राम बना लो जी। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड, ठीक है ना? तो इसके अक्रॉस एक कंडक्टर बना लो, ये आपका कंडक्टर हो गया, ठीक है? इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड D है और बाहर में नहीं है, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे क्रिएट होगा क्लॉकवाइज के थ्रू, इसको हम लोग ईडी करंट लूप बोलते हैं। कौन सा? ये जो ऐसा क्रिएट होगा उसको ईडी करंट लूप, ठीक है? और ये कंडक्टर प्लेट है, कंडक्टर प्लेट। तो सपोज द कंडक्टिंग लूप ऑफ फिगर ए इज रिप्लेस्ड बाय सॉलिड कंडक्टिंग प्लेट, रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस द करंट इन द प्लेट, ठीक है? इसको अगर मैं मूव कराऊंगा कंडक्टर को तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। इन दिस केस वी इनकाउंटर अपोजिंग फोर्स, ठीक है, मूविंग द कंडक्टर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम बात को बार बार बोल रहा है। द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मेकिंग अप द इंड्यूस्ड करंट डू नॉट फॉलो ऑन वन पाथ एज दे डू सो द लूप, but a swirl about the plate we brought in current is called eddy current। देखो इसके अंदर जो ऐसा क्लॉकवाइज मूव करेगा ना, इसी को एडी करंट बोलते हैं, ठीक है? ये इस पॉइंट पे डेवलप होगा। तो बस इतना छोटा सा पॉइंट लिख लो, द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मेकिंग अप एडी induced current do not follow one path as they do with the loop
but a swirl about within the plate, as if they were caught in an eddy of water, या करंट भी बोल सकते हो. Such a current is called as eddy current. Induced current in the conductor plate is responsible for transfer of mechanical energy to heat energy. तो ये इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो हीट एनर्जी को भी क्रिएट करता है जी. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंड्यूस्ड करंट इन कंडक्टर प्लेट. कंडक्टर प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ mechanical energy into heat energy. The dissipation of energy as heat energy is more apparent in the arrangement. ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी क्रिएट करेगा. thus a conducting plate free to rotate about a pivot ring. ठीक है, इतना जरूरत नहीं. चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जी हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस कब क्रिएट होता है? जब बैटरी अप्लाई करते हैं कोई कॉइल के अंदर, तब. तो इसके लिए पहले डायग्राम बना लीजिए. ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, तो इसको क्लोज लूप में बना लो. यहाँ से कॉइल क्रिएट करो. ठीक है, ये आपका कॉइल हो गया. ये रियोस्टेट है. वेरिएबल रेजिस्टर को हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं. ये आपका बैटरी हो गया. 2 सेल से ज्यादा कनेक्ट किया ना तो बैटरी बन जाता है. ठीक है, इसमें से करंट फ्लो होगा I. ठीक है, कंसीडर अ कॉइल इन विच करंट इज चेंजिंग. तो देखो ये सर्कुलर लूप में करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. कंसीडर अ सर्किट कॉइल इन विच करंट इज चेंजिंग. Changing current will vary the magnitude of magnetic flux linked with the coil. तो करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होगा जी. या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो करंट भी चेंज होता है. द चेंजिंग करंट will vary the magnitude of magnetic flux linked with the coil. Linked with the coil. Itself. ठीक है, and consequently an EMF will be induced in the circuit. ठीक है, the production of induced EMF in the circuit itself on account of change in the current is called as self inductance. ठीक है, इसके अंदर खुद ही का वैल्यू चेंज हो रहा है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस. द प्रोडक्शन ऑफ induced EMF in the circuit या coil को सर्किट बोलते हैं. itself
on account of a change in the current in it is termed as phenomenon of self inductance. ठीक है. At any instant the value of magnetic flux linked with the circuit is given by. तो फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है. तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो एल आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस फाई इक्वल टू एल आई. तो एल क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. एल इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है. एंड टर्म्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है. या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ो. पोस्ट. ये जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा. तो फ्लक्स जो है जी नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक है ना. तो n नंबर ऑफ टर्न्स. तो n d5 is directly proportional to current I. तो n d5b is equal to li हो जाएगा. ठीक है. तो l इक्वल टू क्या मिलेगा? n d5 by I. ठीक है. तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का तुम वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो. ठीक है. ये आपका इंडक्टेंस हो गया जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये डिपेंड ऑन ज्योमेट्री, मतलब कैसा डायग्राम है उसके ऊपर डिपेंड करता है. डिपेंड ऑन ज्योमेट्री एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोर. core of coil. तो यूनिट क्या आएगा? यूनिट ऑफ इंडक्टेंस. तो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ इंडक्टेंस. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ, E is equal to minus d5 by dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा ना. तो यहाँ पे E डाल देना माइनस. ये d5 का वैल्यू क्या डालेंगे जी? L di ना. तो ये हो जाएगा आपका d li by dt. ठीक है. L कांस्टेंट बाहर ले लो तो di by dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को क्या बोलते हैं? चार्ज ना. तो ये हो जाएगा q. तो इसका यूनिट क्या होगा? L का यूनिट होता है हेनरी. तो यहाँ से L निकाल लेना. तो L इक्वल टू E बाई डी आई बाई डी टी आएगा. तो E का यूनिट वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकंड. तो सेकंड ऊपर ले लो. ये पूरे को हम लोग हेनरी में बोलते हैं. इंडक्टेंस का यूनिट क्या है? हेनरी. चलो लिख लो. तो देखो हम लोग अभी पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ इंडक्टेंस L. नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ L, मतलब इंडक्टेंस का डेफिनेशन पढ़ना है. ठीक है. तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज, फॉर्मूला तो बता दिया हूं, फाई इक्वल टू एल आई ना. फ्लक्स एफ क्या है? फ्लक्स है. एल क्या है? इंडक्टेंस है. आई क्या है? करंट है. ध्यान क्लियर है ना. तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्किट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. तो हेंस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज रेशियो ऑफ magnetic flux linked with the circuit to current flowing through it. Current
following in it. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेगा? मैग्नेटिक, यहां से एल इक्वल टू क्या मिलेगा? फाई अपॉन आई. तो ये क्या है? करंट, फ्लक्स बाय करंट है ना, रेशियो. तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट in the circuit is defined as self inductance. ठीक है, तो E इक्वल टू क्या आएगा? माइनस E बाई डी आई बाई डी. ठीक है, तो ये हो गया. एक ही बात कितने बार लिख लेगा ना, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ. तो when a current increases in the circuit and induced EMF act opposite to it, क्योंकि उसको अपोज करेगा. ठीक है, सेकंड केस बता रहा हूँ मैं. when current increases, EMF क्या होगा? डिक्रीज होगा, उसको अपोज करता है. consequently work will have to be done in order to establish the magnetic flux. तो वर्क डन क्या होता है? dW is equal to EI dt. ठीक है, फिर देखो E का वैल्यू अभी बताया हम लोग, क्या बताया था? माइनस एल डी आई बाई डी टी, बराबर है, इंटू आई इंटू डी टी. देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. ठीक है ना, तो बाहर आ जाएगा, आई आ जाएगा, माइनस एल आई डी आई बाई डी टी. ठीक है, और ये डी टी कैंसिल कर लो, दोनों में है ना, तो ये आ जाएगा माइनस एल इंटू आई डी ओमेगा. डी ओमेगा क्या? वर्क डन. तो टोटल वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेट करूंगा. टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे जी? इंटीग्रेट. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे डी आई है ना, छूट गया, तो ये हो जाएगा माइनस एल इंटीग्रेशन आई इंटू डी आई. ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लो, इसका पावर 1 है तो पावर 2 हो जाएगा, माइनस एल डी आई स्क्वायर बाई 2. ठीक है, इसका लिमिट्स डाल देना 0 से आई नोट. ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं ना, अपर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट. तो इसका मैग्नीट्यूड लूंगा सिर्फ, तो वर्क डन क्या मिला तुम्हें? 1/2 एल आई नोट का स्क्वायर. तो ये याद रखना. तो कितना एनर्जी स्टोर होगा सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर? उसका वैल्यू इनटू करंट का स्क्वायर. ठीक है ना, वह क्या है तुम्हारा? एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इसी को तुम लोग वर्क बोलते हैं ना. तो यहाँ से एल का वैल्यू भी निकाल सकते हो. अगर करंट का वैल्यू 1 कर दूंगा तो केस 1, जब I का वैल्यू 1 हो जाएगा तो W इक्वल टू क्या मिलेगा? L बाई 2. मतलब L का वैल्यू क्या आएगा? 2W. वर्क जितना करोगे उसका 2 टाइम्स आएगा इंडक्टेंस का वैल्यू. से हेल्स सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्किट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 2 to वर्क डन. वही बोल रहा. चलो ये लिख लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड वाइड फिंगर के अंदर. नेक्स्ट पढ़ेंगे जी इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड. इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड. ठीक है, तो देखो इफ अ करंट E I established in the winding turn of the long solenoid, current produce a magnetic flux. ठीक है, तो L इक्वल टू क्या आता है? N phi d phi by d I ना, क्योंकि क्या होता है अभी प्रूफ किया था N d phi by L I होता है ना, ये सेल्फ इंडक्टेंस. तो यहाँ से मैं L का वैल्यू निकाल लिया. ठीक है, तो NB इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फॉर द लेंथ L नियर द मिडल ऑफ द सोलेनॉइड फ्लक्स इज कॉल्ड. तो
फाइव बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन एल इंटू बी इंटू ए, ठीक है। थीटा क्या जीरो, ये हो जाएगा एन एल बी ए एन फाइव बी, ठीक है। तो वेयर द एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। B is the magnetic flux and A is the area, cross sectional area. तो B इक्वल टू क्या मिलता है U नॉट एन आई, ये वैल्यू याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो A इक्वल टू क्या है एन डी फाइव बाई आई, तो इसके अंदर डाल दो एन, कैपिटल एन क्या है तुम्हारा लेंथ इंटू एल, तो ये एन एल इंटू बी ए डिवाइड बाई आई, ठीक है। और b का वैल्यू क्या डालना जी, b इक्वल टू ये वाला, ये इक्वेशन 1 का वैल्यू इसमें 2 में डाल दो, तो l इक्वल टू क्या आएगा एन एल, ये हो जाएगा u नॉट एन आई डिवाइड बाई आई डिवाइड बाई a इंटू आई, तो i से i कैंसिल, तो क्या मिला एन एल यू नॉट एन एल का वैल्यू, ठीक है। तो ये एन एन मल्टीप्लाई कर देना तो एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर एल यू नॉट ए एल का वैल्यू। तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड क्या होगा, कैपिटल एन बाय स्मॉल एल इक्वल टू यू नॉट एन स्क्वायर ए, ये एल को नीचे ले लिया, ठीक है। अरेंज कर रहा हूँ सिर्फ, अभी एरिया का वैल्यू क्या डालना पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो ये ए की जगह पे ये डाल देना, तो एल अपॉन एल इक्वल टू यू नॉट एन स्क्वायर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये एल बाई एल का वैल्यू है। तो देख सकते हो इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड जो है एल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, चलो ये लिख लो।